पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा, उसी के अराउंड यहाँ कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है इम्पैक्ट पैरामीटर। ये क्या होता है? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने जो गोल्ड फॉइल का यूज़ किया था, उसी गोल्ड एटम के न्यूक्लियस से हम ये इम्पैक्ट पैरामीटर को देखेंगे कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे गोल्ड एटम का ये न्यूक्लियस बना हुआ है और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका सेंटर है। अब ये इस न्यूक्लियस के बाहर ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है? सेंट्रल लाइन हम इसे कह सकते हैं। और ये हमारा अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, और इसको हम ये भी कह सकते हैं इस अल्फा पार्टिकल की ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस बनी हुई है जिसको हमने स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया है, ये इम्पैक्ट पैरामीटर है। तो जनरली इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो हम देखते हैं। ऐसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि किसी गोल्ड एटम के न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल के बीच खींची गई हो, उसे क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर कहा जाता है ना। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस and initial direction of velocity of alpha particle is known as impact parameter small b। तो यहाँ पे हम प्रॉपर डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये क्या है। तो इस कॉपी को हम थोड़ा सा इधर मूव करते हैं और ये है हमारी, जब हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम आप लोग जानते हो बखूबी। तो यहाँ पे ये देख सकते हो ये क्या है? गोल्ड एटम है, और ये जो है ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये क्या है? न्यूक्लियस का सेंटर है। अब इसके बाहर जो ये लाइन है इसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रल लाइन। और यहाँ पे ये अल्फा रेज अपने डायरेक्शन में क्या है? मूव कर रही है, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अब इन दोनों के बीच ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ की गई है वही होती है हमारी इम्पैक्ट पैरामीटर स्मॉल b। तो ये है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सेकेंड है हमारा अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री। तो किसी अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री इम्पैक्ट पैरामीटर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम देखेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल b क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर है। और थीटा क्या है? एंगल ऑफ स्कैटरिंग या स्कैटरिंग एंगल थीटा, कुछ भी कह लो, ठीक है। स्कैटरिंग एंगल है ये, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे बाद में हम इसको डिफाइन करेंगे एंगल ऑफ स्कैटरिंग को। पहले ये जो अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है वो इम्पैक्ट पैरामीटर पे किस तरह से डिपेंड करती है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा जो इम्पैक्ट पैरामीटर b स्मॉल है तो यहाँ पे स्कैटरिंग एंगल थीटा लार्ज होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो हमारे अल्फा पार्टिकल हैं ये न्यूक्लियस के क्लोज होंगे, और न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स जो है एक्ट कर रहा है। तो उसी फोर्स के वजह से यहाँ पे जो हमारे जो अल्फा पार्टिकल मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो ये जब ये न्यूक्लियस के क्लोज होंगे, पास में होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो इम्पैक्ट पैरामीटर b है वो स्मॉल हो जाएगा और एक स्कैटरिंग एंगल थीटा लार्ज होगा। सेकेंड हमारा ये है कि इफ़ b इज़ लार्ज, अगर इस यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर b लार्ज होता है तब हमारे अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं? अनडेविएटेड होते हैं, यानी कि वो डेविएट नहीं होते हैं, अपनी डायरेक्शन में सीधे चले जाते हैं। अगर वो अल्फ़ा पार्टिकल मूव कर रहे हैं सीधी अपनी डायरेक्शन में, अपने पाथ पे जा रहे हैं, तो वो सीधे मूव कर जाएंगे, वो अपने पाथ से जो है विचलित नहीं होंगे, अपने पाथ से मतलब कि रिटर्न बैक नहीं करेंगे या किसी और दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। जिस डायरेक्शन में वो एक सिंपल पाथ में मूव कर रहे हैं उसी पाथ में डायरेक्टली वो सिंपल मूव करके निकल जाएंगे अराउंड द न्यूक्लियस। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर b है वो लार्ज होगा, और जो स्कैटरिंग एंगल थीटा है वो करीब करीब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0 के करीब होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर b मिनिमम है, ठीक है, यानी कि मिनिमम है, वो सेंटर के तरफ जो है अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, तब हमारा जो है अल्फ़ा पार्टिकल क्या है? रिबाउंस कर जाएगा, यानी कि रिट्रेस होगा, वो
वहाँ पे डेविएट कर जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमारा जो है एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा इस केस में क्या होगा, 180 के करीब होगा, क्योंकि वो सेंटर की तरफ जो है जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी अल्फ़ा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री, ये इस तरीके से वेरी करती है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा एंगल ऑफ स्कैटरिंग, है ना, जिसे हम स्कैटरिंग एंगल थीटा भी कहते हैं। तो ये क्या है, एंगल बाय विच अल्फा पार्टिकल्स गेट्स डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल हैं, जब वो अपने न्यूक्लियस के अराउंड जब वो मूव कर रहे होंगे, तो वो जब अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाए, यानी कि अपने ओरिजिनल पाथ से वो डायरेक्शन अपनी चेंज कर ले, वो किसी और डायरेक्शन में निकल जाए, है ना। और ये कब होता है, जब जनरली हमारा जो अल्फ़ा पार्टिकल या कोई पार्टिकल किसी मीडियम में या किसी दूसरे पार्टिकल से जब उसका कोलिजन होता है, या किसी दूसरे मीडियम में जब उसका कोलिजन होता है, तो वो क्या होता है कि सिंपली वो अपने डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो वो उस डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाए, है ना, डेविएट कर जाए, तो इसको हम कहते हैं कि ये जो वहाँ से जो एंगल जनरेट होगा उसे हम कहते हैं स्कैटरिंग एंगल थीटा, और इसे हम यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से हम एक फॉर्मूला देखेंगे। सो ये ग्राफ बना है एक टेम्पोरेरी यहाँ पे। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है कि एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में कितने ज़्यादा या कितने टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफरेंट एंगल्स पर स्कैटर्ड हुए। तो यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है ये जनरली स्कैटरिंग एंगल थीटा है ना, यहाँ पे ही एक एंगल हम देख सकते हैं, तो थीटा। एंड ये जो वाई एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए, उसका एक नंबर क्या है ना। तो इसको एन थीटा यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ से फॉर्मूला होगा एन थीटा इज इक्वल टू 1/sin⁴ थीटा बाई 2। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर बी और स्कैटरिंग एंगल थीटा के बीच क्या रिलेशनशिप होगी। तो ये रिलेशनशिप है हमारी बी प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाई 2। ओके, फाइनली एक और टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या है ये, तो यहाँ पे पहले हम इसके फिनोमिनॉन को थोड़ा यहाँ समझते हैं कि क्या है। जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड एटम के न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ ट्रेवल करते हैं, तो न्यूक्लियस की रिपल्सिव फोर्स के कारण एक पॉइंट पी पर लगभग रेस्ट की कंडीशन में आ जाते हैं, और वहाँ पर जो ये अल्फा पार्टिकल होते हैं, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है कंटिन्यूसली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस के सेंटर के क्लोज नहीं जा पाते हैं, और उसी पॉइंट पी से जहाँ इनकी एनर्जी कन्वर्ट हुई थी से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहा जाता है। तो ये टोटली इस टॉपिक का फिनोमिनॉन है। अब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को R0 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस का सेंटर है। तो यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल मज़े से ट्रैवल कर रहे थे, न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ जा रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि ये एक वेलोसिटी थी इनकी अपनी। तो जब भी कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो बहुत सिंपल सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी जो है होल्ड किए होता है ना। तो अब ये क्या होता है कि इस न्यूक्लियस में भी एक फोर्स है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है। तो उस फोर्स के कारण, है ना, उस फोर्स को ये अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं, और उस फोर्स के कारण क्या होता है कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है यहाँ पे एक रेस्ट टाइप की जो कंडीशन होती है उसमें आ जाते हैं। यानी कि अब यहाँ पे देखिए इनकी जो एनर्जी है वो भी क्या होती है, कन्वर्ट होती है। जहाँ ये अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थी, तो जब ये रेस्ट की कंडीशन में आ जाएंगे तो इनकी जो एनर्जी है जनरली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो अब जहाँ पे ये रेस्ट पे आए थे, जहाँ पे इनकी एनर्जी कन्वर्ट हुई थी, उस पॉइंट को हमने P से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसी
पी से लेके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है ना, पी से लेके ये जो बीच में छुटी, ये लाइन नहीं बनी है, छुटी हुई जगह है, तो ये पी पॉइंट पी से लेके ये न्यूक्लियस के सेंटर की जो के बीच की जो डिस्टेंस है वही हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट है। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन देखते हैं। हमारी काइनेटिक एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी यू के इक्वल है। पोटेंशियल एनर्जी यू का फॉर्मूला है Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R। Q1 Q2 चार्जेस हैं, Q1 न्यूक्लियस का चार्ज है, Q2 अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है। Q1 जो न्यूक्लियस पर चार्ज है वो ZE है, Q2 जो अल्फा पार्टिकल का चार्ज है वो वहाँ ये क्या है 2E है। अब यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी K के बराबर जो कि पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी का, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे Q1 Q2 दोनों चार्जेस यहाँ पे हमने लिखे 4πε0। R हमारा क्या होता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस क्या है R0 है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0। अब यहाँ से हम R0 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो R0 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब R0 वहाँ पे शिफ्ट होगा, K यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो R0 इज इक्वल टू 2ZE², क्योंकि यहाँ पे 2E मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रॉन है तो ये E² हो जाएगा अपॉन 4πε0 K। तो ये फाइनली हमारा यहाँ से फॉर्मूला आ गया। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।